Hello dear students, welcome you all in this lecture. So dear students, today I am going to discuss some of the very important topics which are very important for your final examination, ठीक है, from final exam point of view. And the book today we are going to cover is from your skill enhancement course, and the paper code is your CAM 308 and the book name is the pesticide chemistry and the pharmaceutical chemistry. ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ एक बुक्स के ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है. आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का है. ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपको 70 नंबर जो होते हैं वो थ्योरी के आते हैं और 30 मार्क्स जो होते हैं आपके वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. तो देखिए जो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा इसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी एंड डी. जो आपके 4 सेक्शन होते हैं सेक्शन ए बी सी डी वो आपके 15 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका लास्ट सेक्शन होता है कंपल्सरी सेक्शन दैट इज सेक्शन ई वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इस बुक से आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फाइनली एग्जाम के लिए पढ़ने हैं. ठीक है, क्या यहाँ से जो बहुत जरूरी है. बुक का नाम है पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज योर पेस्टिसाइड्स. ठीक है, पेस्टिसाइड से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा. तो देखो बच्चों 15 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर का सेक्शन होगा ये वाला. ठीक है, और यहाँ तक मुझे लगता है आपके पास मोस्टली जो पेपर पैटर्न रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक ही चैप्टर है, तो ठीक है यहाँ से दोनों क्वेश्चन आएंगे आपको, और दोनों के दो पार्ट्स होते हैं आपके पास 1 and 2. ठीक है, 1 and 2, और मोस्टली आपको क्वेश्चन होते हैं. इट कैन बी योर 8-7. ठीक है, या तो 8-7 का आएगा या 10-5 का आ सकता है आपके पास, या फिर कैन बी 9-6. कुछ इस तरह के पैटर्न जो है आपको रहेंगे यहाँ से. ठीक है, तो जितना भी बनता है चाहे 8-7 बने, चाहे 10 और 5 का बने, या 9-6 का बनता है. जनरली मुझे लगता है 8 और 7 और आपका 10 और 5 बनता है यहाँ से कॉम्बिनेशन जो बनते हैं आपके. मतलब एक पार्ट आपको 8 नंबर का, एक पार्ट आपको 7 नंबर का, या फिर किसी ने अगर बड़ा क्वेश्चन डाला है तो वो 10 नंबर का, दूसरे वाला जो है वो 5 नंबर का. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करनी है. छोटा सा सेक्शन है और बहुत इजी सेक्शन है, बहुत आसानी से आप स्कोर करोगे. ठीक है, तो देखो 70 मार्क्स का पेपर होता है ना, 25 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए. तो देखो सबसे पहले जो इस चैप्टर से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पेस्टिसाइड. ठीक है, पेस्टिसाइड होता क्या है. अब पेस्टिसाइड तो आपको सीधा इसकी डेफिनेशन 10 नंबर में नहीं आ सकती, ना 5 नंबर में आएगी. आपको क्वेश्चन यही आएगा सीधा व्हाट इज पेस्टिसाइड, और उसके साथ में क्या आएगी इसकी क्लासिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है, और एक पार्ट आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा आपके क्वेश्चन का. ठीक है, और आएगा आपको इसी तरह से व्हाट इज पेस्टिसाइड्स. ठीक है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड अपॉन. अब मैंने यहां पे आपके पास टोटल मिला के 5 क्लासिफिकेशन लिखी हुई है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड अपॉन द टारगेट पेस्ट. ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड सोर्स. थर्ड है आपके पास बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन. देन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, एंड फाइनली वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर. देखो इसमें जो आपकी पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टारगेट पेस्ट, तो बहुत इजी वाली, जिसके अंदर आपके पास टर्म्स आती है लाइक फंजाइसाइड्स, आपके पास हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड्स, मतलब इस तरह की क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और बहुत इजी वाली क्लासिफिकेशन है आपके पास. और उसके बाद जो आपकी सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन ओरिजिन एंड सोर्स. तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास नॉर्मली जब है नेचुरल पेस्टिसाइड्स आते हैं, देन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आते हैं, देन यू हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन. तो अब देखो बेस्ड अपॉन मोड ऑफ एक्शन पेस्टिसाइड्स होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट, या फिर स्टमक पॉइजन, या फिर आपके सिस्टेमिक, या फिर फ्यूमिजेंट्स वगैरह, इस तरह की क्लासिफिकेशन है. देन वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टॉक्सिसिटी, where you have acute toxicity, chronic toxicity, and finally we have classification based upon the chemical structure, जहां पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आएंगे जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनोक्लोरीन आएंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आएंगे, एनिलाइड्स आएंगे, कार्बामेट्स आएंगे, क्विनोन्स आएंगे, इस तरह के पेस्टिसाइड्स आएंगे आपके पास. ठीक है, तो ये पांचों की पांचों क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इजी हैं. इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास ओरिजिन एंड सोर्स वाली आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है. कई बार सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स. ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन बताओ. तो आपने एक चीज का और भी ध्यान रखना साथ में कि अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास बुक्स होंगी, चाहे आपके पास कृष्णा ब्रदर्स की बुक है, या आपके पास मॉडर्न की बुक है, या दिनेश की बुक है, या आर.डी. शर्मा की बुक है, या शिवांश पब्लिकेशन आपके पास, तो मतलब जिस तरह की भी आपके पास बुक होगी पेस्टिसाइड वाली, अकॉर्डिंगली उसके अंदर दिखना है कंटेंट कितना है. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का आएगा, या 9 नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट भी उतना लिखना पड़ेगा उसके अंदर. ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना. तो टारगेट पेस्ट वाली है तो बहुत ईजी वाली है. ओरिजिन एंड सोर्स मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये है आपके पास. देन बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हुई है. ठीक है, इसके अलावा देखो मोड ऑफ एक्शन भी मैं बोल सकता हूँ, ये भी इजी है. तो ऐसा नहीं कि आपने इसको पढ़ना नहीं है,
आपको इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए कि स्टमक पॉइजन के होते हैं आपके पास, फ्यूमिजेंट्स के होते हैं इस तरह के, या फिर बेस्ड अपॉन टॉक्सिसिटी। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट एक्यूट टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन जाए 4-5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट इज पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड अपॉन, ठीक है। इनमें से कोई एक आएगी। 3 मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दी, टारगेट पेस्ट वाली, ओरिजिन सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपकी केमिकल स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट पार्ट यहां से बनेगा, दैट इज जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, दिस इज योर बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स भी एडवर्स इफेक्ट भी। देखो इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ टोटल मिला के 4-5 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या है पेस्टिसाइड की, सेकंड है पेस्टिसाइड्स के बेनिफिट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट्स, थर्ड एक टॉपिक और आएगा, और फाइनली उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और चैप्टर खत्म हो जाता है आपके पास। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 5 टॉपिक्स हैं, 5 में से तो आपने 4 अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। वैसे तो अगर आप 5 तैयार कर लो तो बहुत इजी रहेगा, पर फिर भी आपने एटलीस्ट 4 तो पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड हो सकता है कि आपको ये पार्ट अलग से ही आ जाए, 6 या 7 नंबर का जितने का भी आता है ये आपके पास, तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके पास यहाँ से एडवर्स इफेक्ट पूछ ले जाए। तो कई बार क्या होता है कि आपसे एग्जामिनर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसके बारे में लिखो सीधे 7-8 नंबर का। या फिर कई बार क्या हुआ ना कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट के ऊपर लिखो एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लिखो, या फिर एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो यहाँ मैंने 3 स्पेशली स्पेसिफाई किए हुए हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से 2 आए भी हुए हैं आपके पास एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसके अंदर आपको कम से कम 6 या 7 पॉइंट आने चाहिए लिखने के लिए, अगर आपका 7 या 8 नंबर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर 5 या 6 पॉइंट तो लिख पाओ। वैसे एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड अगर डायरेक्टली आता है ना आपके पास, तो डायरेक्टली मैं आपको देखो एटलीस्ट मैं यही बोलूंगा कि 5-6 पॉइंट्स तो आपको सभी के पता ही होने चाहिए जो आप लिखो। अगर देखो अगर आपको मतलब अकेले पूछा था, जैसे आपको बोला गया कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड बताओ ऑन एनवायरमेंट, तो आपका एनवायरमेंट वाला कंटेंट इतना होना चाहिए कि वो आपके आराम से 7 नंबर को कवर कर सके, ठीक है। मतलब जितने भी मार्क्स का आता है उसके अकॉर्डिंगली आपका वो कंटेंट उतना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक पेज के अंदर लिख रहे हैं, और कई बार ना 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो एक पेज में एग्जामिनर कहीं ना कहीं वो 8 नंबर उतना देता नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने थोड़ा ये ध्यान रखना कि क्वालिटी भी आपकी होनी चाहिए, साथ में कंटेंट भी आपका हो, ठीक है। कंटेंट मतलब 7 नंबर के लिए आपके आराम से 2 या 3 पेजेस जो है वो भर चुके होने चाहिए, इतना अगर आपका कंटेंट होना चाहिए आपके पास। तो उसके बाद चलते हैं, यहां से मुझे लगता है कि आपका एक क्वेश्चन तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका, क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन भी आएगा, हो सकता है कि ऊपर नीचे कर दे, क्लासिफिकेशन वाला स्टार्ट करें और साथ में इसका सेकंड पार्ट नीचे वालों में से आ जाए, ठीक है। अब नीचे वाले कौन कौन से हैं आपके पास, वन इज द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड, ये भी पूछा जाता है 8 या 7 नंबर में ही आएगा आपके पास कि एक्सप्लेन द चेंजिंग इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब इसी चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड में एक टॉपिक बनता है, ये भी कई बार पूछा गया, व्हाट इज आईपीएम। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब आप पेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करोगे, तो इसके बारे में बताओ। एक्सप्लेन वेरियस मेथड यूज्ड इन आईपीएम, इसके अंदर जो वेरियस मेथड यूज किए गए हैं उसके बारे में बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड, उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन ये दोनों जो है आपके पास 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करने की हिम्मत रखते हैं, दोनों के दोनों ही। एंड देन फाइनली लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इन पेस्टिसाइड्स। थोड़ा ध्यान आप लोगों ने ये देना है कि आप अपनी बुक में देख लेना, कई बार ये टॉपिक जो ऐसे आ रहा है, अगर आपको 7 या 8 नंबर का आता है, मुझे लगता है शायद कुछ एक बुक्स में टॉपिक थोड़ा सा दिया हुआ है आपके पास, तो मतलब आपका कंटेंट होना चाहिए उतना लिखने वाला, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में यही है, आपका सारा चैप्टर है क्या क्या है, क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, देन बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट है, उसके बाद चेंजिंग कंसेप्ट वाला टॉपिक है, एंड फाइनली एससीआर वाला टॉपिक है। तो ये 5 ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे। तो मैं यही बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट में मान लो पहला पार्ट आ गया आपको कि व्हाट आर पेस्ट या व्हाट इज पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन बताओ। सेकंड पार्ट मान लो मैंने डाल दिया कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है मैं आपको ऐसा डालूंगा कि पहला पार्ट मैंने क्लासिफिकेशन से डाल दिया, सेकंड पार्ट जो आपका बेनिफिट या एडवर्स इफेक्ट में से आता है, मतलब ऊपर नीचे मिक्सिंग कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस तरह से डाला होगा, तो मुझे लगता है यही होगा। फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन का, सेकंड पार्ट में भी एसएआर या फिर आपका चेंजिंग कंसेप्ट आ जाए, या बेनिफिट्स और एडवर्स इफेक्ट में से आ जाए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही होगा, जैसे मान लो हम मान
के चलते हैं फर्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन और SCR आ गया, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, एडवर्स फैक्ट या बेनिफिट्स में से कोई एक आएगा, ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, और उसके साथ में चेंजिंग कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ एक कंपल्सरी सेक्शन के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज पेस्ट, पेस्ट क्या होता है, LD50 वैल्यू क्या होती है, ठीक है, लीथल डोज 50 वैल्यू, इसकी क्या मतलब डेफिनेशन क्या है, ये भी बहुत बार पूछी गई हुई है, तो इसलिए आपको ये वैल्यू जो होती है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। देन यूजेस ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट, कई बार होता है कि आपको 3 या 4 नंबर में यही पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स, मतलब या नेचुरल पेस्टिसाइड जो है वो किस तरह से आपके पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। तो देखो सेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड जो है ना आपका, सॉरी सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड, सेक्शन बी जो है आपका, तो सेक्शन बी में क्या प्रॉब्लम है, आपको 15 नंबर का सेक्शन आना है, ये वाला भी। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि इस चैप्टर के अंदर है आपके पास टोटल मिला के 9 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 9 पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी सिंथेसिस है, प्रॉपर्टीज है और यूजेस हैं, ठीक है। तो इन 9 में से आपको मुझे लगता है एग्जाम में 4 या 5 ही आने, मतलब 5 या 6 तो आ ही जाएंगे आपके पास। तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिए जाए, मतलब यहाँ पे आपको मैंने 3 पेस्टिसाइड दे दिए सिंथेसिस लिखने के लिए, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वहां मैंने आपको 2 पेस्टिसाइड दे दिए सिंथेसिस करने के लिए। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपसे एग्जाम में 5 या 6 पूछे जाएंगे। अगर 3 आते हैं तो 5 × 3 मान के चलो 15, 2 आते हैं तो 9 और 6 हो सकता है, और अगर 9 आया तो 9 में स्पेशली आपसे 2 पेस्टिसाइड की सिंथेसिस पूछी जा सकती है किसी भी क्लास की, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से पेस्टिसाइड यहाँ पे हैं और कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ठीक है। आपके ऑर्गेनोक्लोरिन वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं यहाँ से 2 हैं, वन इज DDT एंड सेकंड इज BHC। जो मैंने 3 पार्ट लिखे थे, तीनों पार्टों के लिए आपके पास उन तीनों में लिए DDT और BHC बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। BHC का कई बार कॉमन नेम भी पूछा जाता है आपके पास कंपल्सरी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको DDT BHC का सिंथेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सब आने चाहिए। BHC का स्ट्रक्चर स्पेशली ध्यान रखना, जो आप बनाते हो ना, क्या बोलते हैं ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना कि वहां बेंजीन रिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं जब भी BHC का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बच्चे क्या कर जाते हैं ना, देखो BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बच्चे ये कर जाते हैं हमेशा इस तरह से 6 क्लोरीन लगा देते हैं स्ट्रक्चर में। तो ध्यान रखना अगर 5 नंबर का आता है ना बच्चों, आपका ये चीज गलत होगी ना तो फिर गलत ही होगा सारा का सारा। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग होती है, और यहाँ पे इस तरह से जो है आपके पास 6 क्लोरीन जो है वो लगे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखो जब भी आपने ना ये वाले पार्ट करने हैं सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड में, सबसे पहले क्या करना, सभी के स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला काम आपके पास, जब भी कोई भी पेस्टिसाइड पूछा गया उसके बारे में इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देन सिंथेसिस लिखो, उसकी सिंथेसिस में भी उसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब नंबर ना कट जाए आपके पास, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस लिखो, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया कि ऑर्गेनोक्लोरीन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस। कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस में से आपको कोई एक आएगा, ठीक है, आइदर इट कैन बी योर मेलाथोइन और इट कैन बी योर पैराथोइन। बट समटाइम्स एग्जामिनर जो है वो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट आर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स। ये भी ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन भी आती है आपके पास बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर, ये सारा वहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, व्हाट आर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ मेलाथोइन एंड पैराथोइन, एंड जो मार्क्स आएंगे वो इट कैन बी 9 और 10 मार्क्स, ठीक है। मतलब मैंने दोनों की सिंथेसिस पूछ ली 9 या 10 मार्क्स के अंदर, या मैं इन दोनों में से किसी एक की पूछूंगा। क्वेश्चन आपके पास 6 या 7 नंबर का होगा, हार्डली 6 नंबर का मान के चलो, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट आते हैं कार्बामेट्स, ठीक है। तो कार्बामेट भी कई बार इसी तरह से आए हुए हैं कि व्हाट आर कार्बामेट्स, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ कार्बेराइल या फिर कार्बोफ्यूरॉन, इन दोनों में से किसी एक की आ जाएगी। देन यू हैव क्विनोन, क्विनोन में क्लोरानिल है, इजी वाला है, जो मैंने आपके 3 पार्ट लिखे थे ना कि यहाँ पे 1 2 3 आ सकता है, तो हो सकता है वहां से आपसे 3 इजी वाले पूछ ले, जैसे DDT पूछ लिया मैंने, क्लोरानिल पूछ लिया, कार्बेराइल ले लिया मैंने, इस तरह से, ठीक है, सिंपल 3 वाले। एंड देन फाइनली वी हैव द एनिलाइड्स। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, व्हाट आर एनिलाइड्स, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर एनिलाइड्स, एक्सप्लेन द प्रेपरेशन ऑफ, या गिव द प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर। देखो यूजेस तो बच्चों आप सभी के आने चाहिए, और वो भी यूजेस मैं आपको बोलूंगा कि यूजेस योर एटलीस्ट यूजेस मस्ट बी एटलीस्ट 4,
ठीक है। चाहे आप इंटरनेट से तैयार करो, चाहे जैसे मर्जी तैयार करो, चाहे बुक में दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक में नहीं दी है तो इंटरनेट से तैयार करो। आपको सभी के एटलीस्ट 4 यूजेस तो आने चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पैराथ्रोइन के 4 यूजेस बताओ, आपको नहीं ध्यान में आ रहे हैं, ऑर्गेनो फास्फोरस के 4 यूजेस आपको बताने चाहिए किस काम आते हैं, ठीक है, वो सारे इनके अंदर चल पड़ेंगे, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। तो अगर मैं वैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखूं तो वैसे ये सारे के सारे ही कंपाउंड आ रखे हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन में डीडीटी, बीएचसी, इन दोनों की सिंथेसिस इकट्ठी आई हुई है, इसके यूजेस आए हुए हैं। एक जगह पे ये आया था कि मैराथोइन और पैराथोइन के स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है। एक जगह पे आपसे कार्बेराइल और कार्बोफ्यूरोन के यूजेस पूछे गए हैं 3 या 2 नंबर में। एक जगह पे आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन एनालाइट से आया हुआ है कि एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर के स्ट्रक्चर, इनके सिंथेसिस बना के दो, इनके यूजेस बताओ। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि डीडीटी की सिंथेसिस आई हुई है, उसके साथ में गामाजीन है और उसके साथ में क्लोराइन, जो मैं आपको बताया सबसे इजी वाला डीडीटी, गामाजीन और क्लोरानिल, जो मैंने 1 2 3 लिखे थे, और उसके साथ मतलब सीधे 15 नंबर का, ठीक है। और जो उसका सेकंड पार्ट है, मतलब उसके अंदर जो आपका ऑप्शनल होगा वहां पे कार्बामेट पूछा हुआ है, कार्बामेट से उनके जनरल फार्मूले, ठीक है। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखना, सभी के जनरल जो फार्मूले हैं ये आपको सबके आने चाहिए, जनरल फार्मूला सबके आने चाहिए जितने भी हैं, ठीक है। चाहे ऑर्गेनोक्लोरीन है, फास्फोरस वाले हैं, कार्बामेट है, एनिलाइड्स है, सबके आपको जनरल फार्मूले आने चाहिए, उनके यूजेस आने चाहिए। ऑर्गेनोफॉस्फेट आया हुआ है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नॉट ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इट इज एक्चुअली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। ये आपके पास सॉरी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया था, ये वाला फास्फोरस का है नहीं है, ये फॉस्फेट्स है, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इसमें 2 होते हैं, मेलाथोइन एंड पैराथोइन। तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी, विच इज ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस। अगेन मैं यहाँ फिर से बोलूंगा, देखो यहाँ पे ड्रग्स हैं, ड्रग्स है आपके पास अराउंड 11-12 ड्रग्स हैं, उनकी सिंथेसिस है और उनके यूजेस वगैरह हैं। तो देखो यहाँ पे भी यही होगा, 3 ड्रग्स की सिंथेसिस आ जाएगी, 2 पार्ट इस तरह से आएंगे, मतलब वही 5 into 3 ये भी हो सकता है, या फिर 8 7 2 पार्ट आए, ऐसा भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से, जो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज योर व्हाट इज ड्रग, ठीक है। एक्सप्लेन ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी। ये सीधे ही 8-9 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपको, कि ड्रग्स क्या होते हैं, किस तरह से ड्रग डिस्कवर होते हैं, उनका डिजाइन किस तरह से करते हैं, और ड्रग डिस्कवरी में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, और इसके साथ में आपको एक ड्रग की सिंथेसिस आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली जैसे क्लोरोएम्फेनिकोल हो गया आपके पास, या आइबोप्रोफिन हो गया, वहां से आपको एक सिंथेसिस आ जाएगी। उसके बाद एक कई बार अलग से इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन वेरियस फेसेस ऑफ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अ ड्रग, ठीक है। ये पूछ लिया मैंने आपसे 5 या 6 नंबर का, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। देन एक लास्ट टॉपिक एक और है, मतलब 3 जो आपके टॉपिक्स हैं, मतलब जिसमें सिंथेसिस पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ये कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन आ गए आपका, थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे। वन इज रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है, व्हाट इज रेट्रोसिंथेसिस, और ये अप्रोच जो है, हाउ इट कैन सेव टाइम एंड मनी इन ड्रग सिंथेसिस, ये क्या होती है, आपका टाइम और मनी किस तरह से बचाती है, 5-6 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में जो ड्रग वाला क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये ड्रग वाला, व्हाट इज ड्रग, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइन और ड्रग डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ठीक है, उसके बारे में बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स इसी के अंदर आ जाता है आपके पास, जब ये पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद रेट्रोसिंथेसिस कई बार एग्जाम में पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, ठीक है। शायद रिसेंटली हो सकता है कि आपको एग्जाम में आई हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन पर जरूर उठा के देखना कि वहां आपसे क्या क्या पूछा हुआ है। अब आते हैं आपके पास सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब देखो, हर एक ड्रग किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जब भी कोई क्लास है तो आपको उस क्लास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन बिलोंग्स टू एनाल्जेसिक्स, तो व्हाट आर एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये होते क्या है, किस काम आते हैं, मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंथेसिस पार्ट में चलते हैं। सिंथेसिस पार्ट में सबसे पहले आपका, वैसे मैंने आपको बताया कि एस्प्रिन, ठीक है, जैसे मैंने देखो लास्ट में आपको लास्ट चैप्टर में बताया ना, डीडीटी, पीएचसी, क्लोरोनिल बहुत ईजी है, वैसे ही इस चैप्टर से आपका एस्प्रिन बच्चों वाला ड्रग आ गया, पैरासीटामोल इजी वाला, मतलब जिसके स्टेप्स बहुत कम है। उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ से एक और आता है नीचे से, चलो वो आगे बताऊंगा आपको जब आएगा, दैट इज योर डेप्सोन, ठीक है, डेप्सोन और जीटीएन, ठीक है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। ये 4 ड्रग मैंने लिखे जो बहुत छोटे छोटे वाले हैं और इजी हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 1 2 3 पार्ट के अंदर सीधे 5-5 नंबर के, बहुत लंबे स्टेप्स नहीं है,
दो तीन स्टेप में बन जाते हैं, सब कुछ बड़ा इजी से जाते हैं, इसलिए बहुत इजी है। उसके बाद आइबोप्रोफेन लंबा ड्रग है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिजाइन वाला क्वेश्चन हो सकता है उसके साथ में आपको सिंथेसिस में आइबोप्रोफेन की सिंथेसिस डाल दें, ठीक है। इसमें 5-6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वाली क्लास में आता है आपके पास, तो ये ड्रग की प्रेपरेशन, इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन एंटीबायोटिक से हमारे पास है क्लोरोएम्फेनिकोल। ये कई बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका हुआ है आपके पास क्लोरोएम्फेनिकोल वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। देन यहां से भी आपको एक ड्रग आएगा ही आएगा, ठीक है। आइदर इट कैन बी ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। अब देखो यहाँ ड्रग्स हैं बहुत सारे, सल्फा एसिटामाइड, सल्फेन इथोक्साजोल, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक आएगा आपको। व्हाट आर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, हाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट आर एंटीबैक्टीरियल वर्सेस एंटी फंगल एजेंट्स, ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करो एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ, जैसे मैंने डाल दी ट्राइमेथोप्रिम की सिंथेसिस डाल दी, या सल्फा एसिटामाइड की सिंथेसिस डाल दी। इसलिए बच्चों आपने क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कि रिसेंटली कौन कौन सा जो है वो आ रहा है, कौन सा बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या आ चुका है, जब क्वेश्चन आता है तो क्या वो हर साल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये आ रहा है तो इस साल नहीं भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। देन वी हैव एंटी वायरल एजेंट विच इज अ साइक्लोवेर, ठीक है। एंड फाइनली मुझे लगता है यहां से भी कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे आपका फिनोबार्बिटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइएजेपम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी जो नीचे वाले दो हैं तो मैंने आपको बता ही दिए, वन इज कार्डियोवास्कुलर और एक है आपके पास दैट इज योर एंटी लेप्रोसी ड्रग, दैट इज डेप्सोन, ठीक है। अब इसके बाद है आपके पास एक और है जाइडोव्यूडीन। जाइडोव्यूडीन है आपका HIV एड्स रिलेटेड ड्रग, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वो रिसेंटली आप जो क्वेश्चन पेपर देखोगे उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। देन कुछ एक मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले हुए हैं जो अभी रिसेंटली भी आए थे कि व्हाट इज, मतलब लेप्रोसी जो है वो किस की वजह से होती है, ठीक है। हाउ लेप्रोसी इज काउज्ड, इस बार एग्जाम में ये भी पूछा गया हुआ है। और डेप्सोन की सिंथेसिस बताओ। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। वैसे तो ये देखो, ये टॉपिक्स आपकी बुक में नहीं दिए हैं नीचे वाले कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वगैरह, ये आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, पर कहीं ना एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं आपसे, इसलिए आपको इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हाउ ड्रग्स एक्ट एज एंजाइम, ये एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं। एक मैंने रिसेंटली अभी किसी एग्जाम में देखा है, व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड व्हाट आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। एंड एक्सप्लेन एलिसोटेरिक इनहिबिटर्स, तो ये क्या होते हैं, आपको इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ड्रग्स किस तरह से रिसेप्टर पे काम करते हैं, एक्सप्लेन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होते हैं आपके पास और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं आपके पास, ये तो अगर मैं इस चैप्टर से आपको बताऊं जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो आपको मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया ड्रग डिस्कवरी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपके पास ये जो नीचे वाले हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इनमें से आइबोप्रोफेन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्लोराम्फेनिकोल मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एक। देन आपके पास मुझे सल्फा वाले ड्रग्स जो हैं आपके पास, इट कैन बी ट्राइमेथोप्रिम और सल्फेन इथोक्साजोल या फिर सल्फाएसिटामाइड। उसके बाद फिनोबार्बिटल, ठीक है। देन GTN और आपका डेप्सोन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि टफ ही आएंगे, इजी भी डलते हैं। नाउ फाइनली लेट्स मूव टू अवर लास्ट सेक्शन, ठीक है, दैट इज योर सेक्शन नंबर D। देखो बच्चा सेक्शन D अगेन 15 नंबर का आएगा। मुझे लगता है यहाँ तो सीधा ही है कि 2-2 पार्ट ही आते हैं, मैंने मैक्सिमम टाइम पे 2-2 पार्ट ही देखे हुए हैं, ठीक है। 1 कैन बी 8-7, इट कैन बी 10-8-7 का ही आता है मैक्सिमम, या 9-6 का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ 10 नंबर का भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन जो है, एक ही है 10-5 का आ सकता है आपके पास, वरना आपको 9-6 या 8-7 ही आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मोस्ट ऑफ टाइम जो आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार आता है आपको पेपर में, बार बार देखने को मिला हुआ है। 1 इज व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होती है, डिफरेंशिएट एरोबिक एंड अनएरोबिक फर्मेंटेशन। अब देखो ये चैप्टर जो है ना मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज इजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्हें ये चीजें पढ़ी नहीं होती हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए कई बार सेक्शन बहुत ईजी डालते हैं ताकि बच्चे सारे के सारे इसको कर लें। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है आपके पास, व्हाट इज फर्मेंटेशन, डिफरेंशिएट एरोबिक एंड अनएरोबिक फर्मेंटेशन। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ सकता है, 9 नंबर का भी आ सकता है। आपके पास जो भी बुक है अगर मॉडर्न की है उसमें शायद डेफिनेशन ही दी होंगी, तो चाहे नेट से तैयार करो या कुछ और बुक्स भी हैं लाइक कृष्णा ब्रदर्स या फिर आपके पास RD शर्मा की है, वहां से कंटेंट देखना, ठीक है। आपको जितना कंटेंट इस टॉपिक के बारे में मिले फॉर नंबर 9 और 10 के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख सको, ठीक है। इनको डिफरेंशिएट भी करना है एरोबिक और अनएरोबिक को, एक्सप्लेनेशन भी करनी है अच्छे से। 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब कई बार मैंने एक क्वेश्चन मैंने ये भी देखा है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन टेक्निक्स, मतलब कौन कौन से फर्मेंटेशन
टेक्निक्स के टाइप्स होते हैं। देन एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगर आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस करवानी है तो क्या क्या जो है वो कंडीशन रखनी पड़ती है, मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, पीएच क्या होगा, एजिटेटर कैसा होगा, मतलब ये जो कुछ एक वहां पे कंडीशन होगी उनके बारे में लिखो 4-5 नंबर के हिसाब से। अब आता है आपके पास को फर्मेंटेशन में, मैंने आपको बताया ना 2 पार्ट आएंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको फर्मेंटेशन के ऊपर आएगा ही आएगा, एरोबिक अनएरोबिक के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो होगा साथ में, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 7 बताया ना, 7 ये ऊपर वाला, ठीक है। 7 में मार्क करो, पहला पार्ट आ गया फर्मेंटेशन के ऊपर, डिफरेंशिएट एरोबिक एंड अनएरोबिक। यहाँ सेकंड पार्ट जो होता है ना, कई बार बच्चों आपके लिए बहुत ईजी डालते हैं, और वो ईजी क्या डालेंगे, इट कैन बी आइदर इथाइल अल्कोहल और इट कैन बी आइदर सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन 3 से ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो जाता है, और मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से कंप्लीट हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका कोई एग्जामिनर ऐसा हो कि वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई आपको सिंपल पेपर डालना चाहता है तो फर्मेंटेशन डालेगा, साथ में इथाइल अल्कोहल या सिट्रिक में से कोई एक डाल के आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूरा चैप्टर कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, फर्मेंटेशन, एरोबिक, अनएरोबिक, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, आपने अच्छे से तैयार कर लेनी। अगर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया तब तो आप बच्चों आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब अगर नहीं होता है तो आगे से आपको कुछ आएगा, आगे से क्या आ सकता है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में तो वैसे भी आने ही आने हैं। एंटीबायोटिक्स में से देखो आपको एक तो आनी ही आनी है, पेनिसिलिन, एक्सप्लेन द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द पेनिसिलिन, ठीक है। ये पूरी आ सकती है। एक एग्जाम में मैंने आपके पास फ्लो डायग्राम देखा हुआ है, जो कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ बुक में नहीं दिया है। एक प्रॉब्लम ये भी है, कुछ बुक्स में ये चैप्टर अच्छा दिया हुआ है, कुछ बुक्स में चैप्टर अच्छे नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने फ्लो डायग्राम जो है पेनिसिलिन का, या तो आपको आर.डी. शर्मा बुक में मिल जाएगा या फिर आपके पास कृष्णा ब्रदर्स की बुक में होगा, वहां से आपने इसका फ्लो डायग्राम देख लेना। अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देन आपके पास क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, ठीक है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। मुझे लगता है कि देखो 4 है ना, 4 में से एक तो आपको आना ही आना है, ठीक है। तो एक में से आपका पेनिसिलिन लास्ट ईयर आया कि नहीं आया ये देख लेना आप लोगों ने, और स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके पास। देन अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड 2 हैं, इनमें से एक आएगा, दोनों ही बहुत ईजी हैं, लाइसिन वाला भी और ग्लूटामिक एसिड वाला भी, ठीक है। टोटल मिला के मुझे लगता है आपको 3 जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस आएंगी, ठीक है। एक तो आपकी इथाइल अल्कोहल या सिट्रिक में से होगी, सेकंड आपको एंटीबायोटिक से होगी, अब जो थर्ड आएगी इट कैन बी आइदर अमाइनो एसिड्स या फिर आपके पास वाइटामिन वाली आ सकती है। वाइटामिन में से विटामिन B12, ठीक है, साइनोकोबालामिन, या फिर आपका विटामिन C, ये भी पूछा जा सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड वाला या फिर आपका राइबोफ्लेविन वाला, मतलब ठीक है। इनमें से कोई एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो है आपका विटामिन C है या विटामिन B12 है, ये इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंपॉर्टेंट है आपका, इथाइल और सिट्रिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन डी, कंपल्सरी सेक्शन अब आपका बचा, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये वाला 9, ठीक है। कंपल्सरी जो आएगा आपको सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 9 10 मार्क्स का होगा बच्चों, कोई एमसीक्यू नहीं आएंगे, सीधे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं आपके पास, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, कुछ डेफिनेशन होंगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए वही चीज़ है कि एट द एंड ऑफ चैप्टर जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू टाइप दिए हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उससे आपका सेक्शन ई कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान देनी है आप लोगों ने, देखो यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं और ड्रग्स हैं, आपको बच्चे सभी ड्रग्स का पता होना चाहिए, कौन ड्रग किस काम आता है। और पेस्टिसाइड्स में से जैसे हमने पढ़ा ना, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, उसके बाद आपके पास कार्बामेट्स, क्लोरानिल, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बोलूँ कि कार्बाराइल जो है वो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट है या कार्बामेट्स है, मतलब वो किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लासेस आपको पता होनी चाहिए, हर्बिसाइड क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। नेचुरल पेस्टिसाइड्स के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए सभी के आपने फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू तैयार कर लेना, ठीक है। तो यही है आपके पास जो आपकी ये जो बुक है, दैट इज पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर मान लो मुझे इस चैप्टर से सपोज मैंने पेपर डालना होता और यहाँ से मैंने आपको 4 क्वेश्चन डालने होते तो मैं आपको पहला क्वेश्चन डालता। थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगती है ये वाला सेक्शन, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको क्रैम करना पड़ जाता है। मेडिकल वाले बच्चों ने फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ी होती तो वो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। मैं पहला पार्ट आपको हमेशा यही डालता कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, एरोबिक अनएरोबिक को एक्सप्लेन करो, या मैं उसके साथ डाल देता कि देखो हाँ एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी बन सकता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है, या फिर व्हाट इज एरोबिक एंड अनएरोबिक फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब अगर ऐसे डल गया तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है, मैंने ये और इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दिया, दोनों एक ही क्वेश्चन बनाया, सीधा ही 8 या 9 नंबर का। अब अगर ऐसा होता है तो सेकंड पार्ट में मैं आपको एंटीबायोटिक या विटामिन में से कुछ डाल दूंगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन डालने हो एरोबिक अनएरोबिक मैं सीधा डाल दूंगा एक, उसके साथ में इथाइल अल्कोहल डाल दूंगा मैं आपको, या सिट्रिक एसिड डाल दूंगा। ठीक है, इससे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट है, बच्चों के मजे लगेंगे ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। और क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा ही आपको डाल दूंगा, यहाँ से स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दूंगा या पेंसिलिन डाल दूंगा, और इसके साथ में आपको मैं अमाइनो एसिड या विटामिन में कुछ डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपके पास दैट इज योर पेस्टिसाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने इसका जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आपको शायद एग्जाम में इस पेपर में 2 या 3 छुट्टियां भी हैं, तो आप आराम से इस पेपर को तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो ड्रग्स और पेस्टिसाइड की जो सिंथेसिस है ना, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े हैं, ऐसा ना हो कि आपने उनको हवा में पड़ा हुआ है और फाइनल में आप सीधा जाके ऐसे ही लिखने लग पड़े, मतलब ऊपर से नजरें मार मार के। उस तरह से ड्रग्स के स्ट्रक्चर सही नहीं बनेंगे, और गलतियां होंगी तो पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। पेपर में ध्यान रखना, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी से होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पेस्टिसाइड जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो नंबर कटेंगे, और क्वेश्चंस भी आपको सीधे ही 8-8 नंबर के आते हैं, 8, 9, 10 इस नंबर के, 7, 8, 9, 10। ठीक है, या तो 7, 8 आएगा या 9, 6 आएगा या 10, 5 आएगा। इसलिए ध्यान देना आप सभी ने कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कि बार बार क्या रिपीट हुआ है। अगर रिपीट हो रहा है तो शायद फिर से रिपीट भी हो सकता है, या फिर ऐसा डलता है कि एक बार डल रहा है दूसरी बार नहीं डल रहा है, तो हो सकता है कि वो सेम पैटर्न इस तरह भी रिपीट हो जाए आपके पास। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन।